आज मैं आपको आईटी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको कोई ऐसी कंपनी बताने वाला हूँ जो आपको रातों रात अमीर बना देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कंपनी आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकती है। ये तो बस कुछ यूट्यूबर अपने चैनल पर व्यूज बढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी को होल्ड कर सकते हो तभी इस कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोचना। अदरवाइज आप अपनी ट्रेडिंग करते रहो और रोज़ रोज़ कंपनियों को बाई सेल करते रहो, उससे होगा क्या? कुछ नहीं। आप अमीर बनने के बस सपने देख सकते हो, अमीर कभी भी नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर जोर देना होगा। ट्रेडिंग को बंद करो। सबसे पहले इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 11,21,000 करोड़ रुपए का है। आप मार्केट कैप देखकर ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इसमें जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाएगा आपको। आप निश्चिंत होकर फंडामेंटल चेक करके आराम से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो इस कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो लगभग 4,000 के आसपास है और इस कंपनी का जो 52 वीक लो है वो लगभग 2900 के आसपास बना था। इस समय ये कंपनी लगभग 3,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब अपने 52 वीक लो के आसपास ही है। तो आप चाहो तो इसमें ज़रूर खरीदारी कर सकते हो। अब ये नहीं है कि एक साथ सारा पैसा लगा दिए, आप छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदने स्टार्ट करो ताकि आप एवरेजिंग का भी फ़ायदा उठा सको। इस कंपनी का पी देख लीजिए आप, प्राइस अर्निंग रेशियो लगभग 29 का है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पी है तो या आप एक चीज़ भी देखिए कि जो कंपनियां ग्रोथ वाली होती हैं वो हमेशा हाई पीई पर ही ट्रेड करते हैं। वो कभी इतनी अगर गिरती भी है ना तो उनका पी इतना नहीं गिरता जितना बुक्स में लिखा होता है कि 10 से 12 के बीच में होना चाहिए तब खरीदना चाहिए। इनका पी कभी आता ही नहीं है, कितना भी गिर जाए 15-16 पे रह गए तो क्या आप खरीदोगे नहीं? तो आपको कभी भी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर कोई अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हो तो उसका पी हमेशा ज़्यादा मिलेगा। अगर आप पी को देख के खरीदोगे तो आप अच्छी कंपनियाँ कभी भी नहीं खरीद पाओगे। आपके पोर्टफोलियो में वही बेकार बेकार कंपनी आ जाएंगी जिनके शेयर कभी चलते ही नहीं। तो आपको सिर्फ पीई को देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, और भी बाकी पैरामीटर्स होते हैं उनको भी देखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो लगभग 244 की है और डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% की है। तो आप देख लीजिए, आपको डिविडेंड भी इस कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। और वैसे भी डिविडेंड अगर कोई कंपनी देती है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है कि उसकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। आगे इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर ROCE लगभग 54% का है। देखिए कितना ज़्यादा है। नॉर्मली वैसे अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर 12 से 15% के ऊपर होता है तो अच्छा खासा माना जाता है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 54%, 50% से भी ऊपर है। तो बहुत ही अच्छा है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आगे देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, ये भी देख लीजिए काफ़ी ज़बरदस्त है। इस कंपनी का लगभग 44% का है। चाहे आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, चाहे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे देखिए, तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो लगभग 1 रुपये की है। तो ये हो गई सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे देखते हैं किस किस पैरामीटर पे ये कंपनी खरी उतरती है। इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लीजिए। तो सबसे पहले हम इस कंपनी की पिछले 5 साल की सेल्स का रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो 2018 में इस कंपनी की जो सेल्स थी लगभग 1,23,000 रुपये थी, जो कि 2019 में बढ़कर लगभग 1,40,000 रुपये हो गई। 2020 में जब कोरोना महामंदी आई थी तो उसमें भी इसकी सेल्स गिरी नहीं है, देख लीजिए पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। लगभग ये 1,57,000 रुपये आई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 2020 में लगभग सारे सेक्टर्स डाउन हो गए थे, सबका बिजनेस बंद हो गया था, कंपनियां बंद हो गई थी, लेकिन ये कंपनी देखिए कि इसने पैसा कमाया। 2020 में भी इसने अपनी अर्निंग्स को पिछले साल की तुलना में बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी कंपनी है। फ्यूचर में भी अगर कोई मंदी आ जाती है, फिर कोई भी कोरोना वायरस से जैसी फिर से कोई समस्या हमारे देश में उत्पन्न हो जाती है तो इसका बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आपको ये भी चिंता ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो 2021 में इस कंपनी की जो सेल्स बढ़कर हो गई थी वो लगभग 1,64,000 रुपये हो गई और 2022 में इस कंपनी की सेल्स बढ़कर
लगभग 1,92,000 रुपये हो गई। तो देख रहे हैं आप कि ये कंपनी हर साल पिछले साल से ज़्यादा सेल्स कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है, एक ग्रोथ वाली कंपनी है। अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आप डेफिनेटली अमीर बनोगे। और अगर कभी ये स्टॉक अपने हाई से 50%, 60% या 70% भी गिर गया ना, तो भी आपका कभी कॉन्फिडेंस कमज़ोर नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि मतलब ये कंपनी हर साल पैसा कमा रही है, कंपनी पैसा कमा रही है तो मेरा भी पैसा बना के देगी, है ना, सीधी सी बात है। तो आप अगर ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। अब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो 2018 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 26,000 करोड़ रुपए का था, जो कि 2019 में बढ़कर लगभग 31,000 करोड़ रुपए हो गया था। और 2020 में इसका प्रॉफिट जो था वो लगभग 32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। और 2021 में भी इसका प्रॉफिट 32,000 करोड़ तक ही रहा क्योंकि था। उस समय भी काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस चल रहे थे। लेकिन 2022 में जो इसका प्रॉफिट बढ़ा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है और क्या शानदार ग्रोथ दिखाई है। लगभग 32 से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। अगर आप ऐसी ग्रो होने वाली कंपनी में पैसा लगाएंगे, ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। तो आप ज़रूर इस चीज़ पे या फिर इस कंपनी में फोकस कीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देख लेते हैं। तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने अपनी सेल्स को लगभग 15% CAGR के हिसाब से बढ़ाया है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो लगभग 10% CAGR के हिसाब से अपनी सेल्स को बढ़ाया है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो इस कंपनी ने अपनी सेल्स को लगभग 9% CAGR के हिसाब से बढ़ाया है। लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 16% CAGR के हिसाब से अपनी सेल्स को बढ़ाया है। अब इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने लगभग 14% CAGR के हिसाब से अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 8% CAGR के हिसाब से अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 7% CAGR के हिसाब से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, बढ़ाया है। और पिछले 1 साल की बात करें, लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 10% CAGR के हिसाब से अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। अब इस कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न बना कर दिया है। क्योंकि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं ताकि वो हमें कंपनी रिटर्न दे, उससे हमें फ़ायदा होता है, हमारी कैपिटल ग्रोथ होती है, इसीलिए। तो अब देख लेते हैं पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 17% CAGR के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना कर दिया है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो लगभग 20% CAGR के हिसाब से इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 15% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने लगभग -20% के आसपास नेगेटिव CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। आप सभी को पता ही होगा कि 2022 में मार्केट गिरी हुई है, तो इसीलिए इसका ये 1 ईयर का जो CAGR रिटर्न है वो नेगेटिव दिखा रहा है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। अब इस कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। तो सबसे पहले हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस को चेक कर लेते हैं। तो 2018 में इस कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो लगभग 85,000 करोड़ रुपए के थे, जो कि 2019 में बढ़कर 89,000 करोड़ रुपए हो गए थे। और 2020 में लगभग 83,000 करोड़ के हो गए थे। 2021 में 86,000 करोड़ पर पहुंच गए थे। और 2022 में मतलब इस साल लगभग फिर से 89 करोड़ रुपए हो चुके हैं। अब इसका हम लॉन्ग टर्म बोरिंग देख लेते हैं कि इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में कितना कर्जा लेकर रखा है, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले। ये चीज़ जो सबसे पहले देखनी चाहिए हमें वो ये देखनी चाहिए कि उसके पास कितना कर्जा है। क्योंकि अधिकतर जो बड़ी बड़ी कंपनियां, नोकिया हो गई या फिर अनिल अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस रिटेल हो गई, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो कर्ज की वजह से ही तबाह हो गई, डूब गई, आज उन्हें कोई भी नहीं जानता है। किसी टाइम में अनिल अंबानी की जो कंपनी थी वो टॉप पर चलती थी, टॉप पर, और वो खुद भी एक टॉप 10 की लिस्ट में आ गए थे, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और आज सब जानते हैं कि उनकी क्या हालत है। तो इसको बहुत ध्यान से और बारीकी से चेक करना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग को, क्योंकि ये कंपनी की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है कि उसकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है बेकार, ठीक है, और आगे चल के उसका भविष्य कैसा रहेगा।
तो देख सकते हैं आप कि 2018 में इस कंपनी का जो लॉन्ग टर्म कर्जा था इसके ऊपर, वो लगभग मात्र 54 करोड़ का था, और 2019 में घट गया था और 44 करोड़ था। उसके बाद में 2020 में कोई भी कर्जा नहीं है, 2021 में कोई भी कर्जा नहीं है, और 2022 में भी कोई कर्जा नहीं है। तो आप देख सकते हैं पहले इसके पास थोड़ा सा कर्जा था, लेकिन अभी इसने पूरी तरीके से अपने कर्जे को समाप्त कर दिया है, मतलब पूरी डेट फ्री कंपनी है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप आराम से पैसा लगा सकते हैं। अब हम इसका जल्दी से शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में 1 साल के अंदर ऐसे कौन कौन से कर्जे हैं जो इस कंपनी को चुकाना है, उसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कंपनी को 1 साल में ही चुकाना पड़ता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 2018 में इस कंपनी के पास लगभग 181 करोड़ का कर्ज था, जो 2019 में अब जीरो है, 2020 में जीरो, 2021 में जीरो, और 2022 में भी जीरो। तो आप देख सकते हैं अभी इस समय अगर हम बात करें 2022 की, तो इसके पास कोई लॉन्ग टर्म कर्जा भी नहीं है और कोई शॉर्ट टर्म कर्जा भी नहीं है। तो ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। अब हम देख लेते हैं कि इस कंपनी के पास कितना कैश है या फिर ये कंपनी अपने पास कितना कैश रखती है। तो 2018 में इस कंपनी के पास लगभग 7,000 करोड़ का कैश था, और 2019 में इस कंपनी के पास लगभग 12,000 करोड़ का कैश था, 2020 में 9,000 करोड़ का कैश था, और 2021 में भी 9,000 करोड़ का ही कैश था। लेकिन 2022 में आप देख लीजिए इसके पास लगभग 18,000 करोड़ का कैश है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने कैश को भी बढ़ा रही है, 7,000 से बढ़कर 18,000 पे पहुंचा दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ को देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं कंपनी के बारे में डिटेल या इन डेप्थ जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले हम मार्जिन रेशियो को देख लेते हैं। तो 2018 में इस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थे लगभग 30% के थे, और 2019 में भी 30% के थे, 2020 में भी 30% के थे, 2021 में भी 30% के थे, और 2022 में भी 30% के हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी एक कंसिस्टेंसी दिखा रही है लगातार, मतलब अपने जो मार्जिन हैं उनको कम नहीं होने दे रही है, स्टेबल करके रख रही है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा साइन होता है कंपनी के लिए। और इस कंपनी का जो हम देखें एक एवरेज तो लगभग 30% के हिसाब से ये कंपनी अपने मार्जिन को जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उनको मेंटेन कर पा रही है। अब हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देख लेते हैं। तो 2018 में इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो लगभग 27% के थे, जो कि 2019 में बढ़कर 28% के हो गए थे। उसके बाद में 2020 में 27% के थे, और 2021 में भी 27% के थे, 2022 में भी 27% के हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर इसमें भी एक कंसिस्टेंसी है, लगभग एक एवरेज 27% के हिसाब से, या फिर जो भी प्रॉफिट कमाती है ये, जो भी अपना सेल्स करती है, तो उसमें से 27% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो काफ़ी अच्छा साइन है ये भी। अब हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन को देख लेते हैं। तो 2018 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 21% था, 2019 में भी 21% था, 2020 में 20%, 2021 में भी 20%, और 2022 में भी 20%। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 20 से 21% के बीच में इसका नेट प्रॉफिट है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब हम इस कंपनी के रिटर्न रेशियोज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देख लेते हैं। तो 2018 में जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी थी वो लगभग 30% की थी, और 2019 में लगभग 35% थी, 2020 में लगभग 38% की थी, और 2021 में 37% की थी, 2022 में 43% की है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी इस ये कंपनी मेंटेन कर रही है। तो अब हम इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देख लेते हैं, ROCE को। तो 2018 में इस कंपनी का जो ROCE था वो लगभग 38% का था, 2019 में 45% का था, 2020 में 46% का था, और 2021 में 47% का था, और 2022 में लगभग इसका या फिर ROCE था वो लगभग 53% का है। तो आप देख सकते हैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब हम इस कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स को देख लेते हैं। तो 2018 में इस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स लगभग 24% का था, और 2019 में 27% का था, 2020 में 27% का था, 2021 में 25% का था, और 2022 में भी इसका रिटर्न ऑन एसेट्स लगभग 27% का ही है। तो इस कंपनी के रिटर्न रेशियो काफ़ी अच्छे हैं। अब हम इस कंपनी के लीवरेज रेशियो को देख लेते हैं। लीवरेज रेशियो सबसे पहले देखना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम इसको
डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो देख लेते हैं। तो 2018 में इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो था वो जीरो था, 2019 में भी जीरो, 2020 में भी जीरो, 2021 में भी जीरो और 2022 में भी जीरो। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। तो अब हम इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उस कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी कितना सक्षम है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। वैसे नॉर्मली 3-4 से ऊपर होता है तो चल जाता है। अब हम इसका चेक कर लेते हैं। तो इस कंपनी का जो 2018 में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो था वो लगभग 600 का था, आप 650 भी कह सकते हैं। और 2019 में 200 के आसपास था और 2020 में 50 का था, 2021 में 80, 2022 में 70। तो देख सकते हैं हमें नॉर्मली 4 या 5 से ऊपर चाहिए होता है। तो हर साल में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। डेट भी नहीं है इस कंपनी के पास। और अगर डेट अगर होता भी तो भी इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना हाई है कि वो आराम से एडजस्ट हो जाता। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। तो इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर में लगभग एवरेज निकाले हम तो 72% है। किसी भी क्वार्टर में कम नहीं की है। पहले भी 72% थी और अभी भी 72% ही है। एफ की बात कर लें तो पहले 15% थी उनकी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर, और इस समय अगर हम बात करें और देखें ध्यान से तो 13.5% आ रही है। तो लगभग ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लगभग थोड़ी सी कम की है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अधिकतर जो ज़्यादा से ज़्यादा माल वो प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर यहीं पे अगर पब्लिक के पास इतनी होती 72% और प्रमोटर के पास बिल्कुल होती ही नहीं, तो समझ जाइए कि उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है या फिर कंपनी डूबने वाली है, शेयर डूबने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डीएस की होल्डिंग देख लेते हैं। तो डीएस की होल्डिंग पहले 7% थी और अब 8% हो गई है। तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस 1% का ही उछाल आया है। पब्लिक की देख लेते हैं। पब्लिक के पास पहले 5% शेयर्स थे इस कंपनी के और अभी हम बात करें तो 6% है। तो पब्लिक ने 1% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें ओवरऑल ठीक है, कोई ख़राबी नहीं है इसमें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें प्रमोटर की होल्डिंग तो देखनी ही है, उसके साथ में ये भी देखना है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है चाहे वो 70% हो या 50% हो, उसमें से कितने परसेंट होल्डिंग उसने प्लेज कर रखी है। अगर थोड़ी बहुत प्लेज कर रखी है तो चल जाएगी, लेकिन अगर उसने बहुत ज़्यादा प्लेज कर रखी है तो उस कंपनी में हमें निवेश नहीं करना चाहिए। पहले हम इस कंपनी का देख लेते हैं। तो इस कंपनी में जो प्रमोटर है उन्होंने सिर्फ आधा % के आसपास अपनी शेयर होल्डिंग या फिर जो अपनी होल्डिंग है उसको प्लेज करके रखा है। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बहुत ही कम है। हाँ, अगर यही जो प्लेज परसेंट है वो 25% के ऊपर होता तो ज़रूर चिंता की बात होती। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर 100 बार सोचना चाहिए था कि क्या मैं इस कंपनी में निवेश करूँ या नहीं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 0.5% के आसपास है, वो आधा % मान लीजिए। तो आप आराम से इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आप काफ़ी देर से सोचते होंगे कि इस कंपनी का नाम क्या है। तो इस कंपनी का नाम TCS है। ये एक लार्ज कैप IT कंपनी है। और आपको पता ही होगा कि IT सेक्टर आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो मैंने इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको अच्छी लगे ये कंपनी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, आगे अपनी बात करते हैं। तो इस कंपनी ने कितना रिटर्न अपने निवेशकों को बना कर दिया है, अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो पिछले 1 सप्ताह की अगर हम बात करें तो लगभग 4% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। कुछ खास रिटर्न नहीं है, 4% कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं होता है 1 सप्ताह में। और अगर हम 1 महीने की बात करें तो उसमें भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, सिर्फ 1% का ही रिटर्न दिया है, वो भी माइनस में, नेगेटिव में। तो आप फ्लैट ही बोल सकते हैं, कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है शेयर ने। अगर हम 1 साल की बात कर लेते हैं तो -20% डाउन है ये कंपनी। तो अभी आपको पता ही होगा कि मार्केट गिरी हुई है तो इसलिए सारे शेयर्स गिरे हुए हैं। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि गिरेगी नहीं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो गिरेगी नहीं। गिरेगी, हर कंपनी गिरेगी। जब मार्केट गिरेगी तो ये भी गिरेगी, लेकिन जब मार्केट चढ़ेगी तो ये भी चढ़ेगी। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, 5 साल में इसने किस तरह के रिटर्न बना कर दिया अपने निवेशकों को, तो देख लीजिए कहानी एकदम चेंज हो गई। हालांकि अभी अपने हाई से काफ़ी गिरी हुई है, 4,000 पे चलता था ये स्टॉक और अभी देखिए 3,000 के आसपास घूम रहा है। फिर भी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 150% का रिटर्न दिखा रहा है पॉजिटिव। मतलब जिन्होंने 5 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया तो वो आज भी फायदे में। अब जब सोचिए अगर ये 4,000 पे पहुँचेगा तो उनका रिटर्न 150 से बढ़ नहीं जाएगा और 150% से ऊपर पहुँच जाएगा। ये भी गिरा हुआ है तब 150% दिखा रहा है। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में जो ताकत होती है ना वो किसी में भी नहीं होती है।
आप कुछ भी कर लो, लॉन्ग टर्म की बात ही अलग होती है। भाई आपको जो सपने हैं ना पूरे कर सकते, ट्रेडिंग वेडिंग में कुछ नहीं रखा है, फैन वैन ये सब बेकार है। तो लेकिन लोग करते हैं, अब उनको मना तो नहीं किया जा सकता, उनका शौक है, चलो ठीक है करो। तो अब मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो मैक्सिमम में इस कंपनी ने लगभग 2450% का रिटर्न बना कर दिया। देखिए कितना ज़्यादा है। अगर आपने 20 या 15-20 साल पहले पैसा लगाया होता है इस कंपनी में, तो इतना रिटर्न आपका हो जाता। आप सोचिए, अभी आपको लग रहा है नहीं ये कंपनी गिरी हुई है, बहुत ज़्यादा गिरी है अपने यहाँ से, कंपनी बेकार है, निकल जाओ, एग्जिट। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते रहते हो, क्या करूँ, बाई करूँ, होल्ड करूँ, सेल करूँ, क्या करूँ। आप रोज़ रोज़ इसी में अपना दिमाग लगाते रहते हो। लेकिन आप इतना सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना ही नहीं है। आपको तो बस पैसा लगाना है और समय समय पर उसके रिजल्ट चेक करते रहो, कंपनी में कोई खराबी तो नहीं आ रही, कंपनी का बिजनेस कहीं डाउन तो नहीं हो रहा है। बस आपको बस ये नॉर्मल बेसिक सी चीज़ होती है, फंडामेंटल एनालिसिस करना आ गया ना आपको, तो बस आप समझ लीजिए मार्केट से पैसा आप कमा लोगे और अमीर भी बन जाओगे। तो आपको इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि कंपनी गिर रही है, चढ़ रही है, ये सब नहीं। आपको बस इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि कंपनी का बिजनेस कहीं नहीं गिर रहा, कहीं कंपनी का बिजनेस तो नहीं कर रहा है। कंपनी का बिजनेस नहीं गिरना चाहिए, कंपनी का शेयर गिरे चलेगा लेकिन कंपनी का बिजनेस नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि कंपनी का शेयर अगर गिर गया तो मार्केट जब निफ्टी कभी ना कभी तो बढ़ेगा। अभी थोड़े दिन गिरावट चलेगी, उसके बाद में रिकवर तो करेगा ना, 1 साल में 2 साल में, अरे कभी ना कभी तो करेगा। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो निफ्टी ग्रो करेगा, निफ्टी ग्रो करेगा मतलब मार्केट ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा तो ये कंपनी भी ऊपर जाएगी, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आपको कभी भी शेयर प्राइस को नहीं देखना चाहिए, फंडामेंटल्स को देखना चाहिए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी भी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आप हमेशा पैसा बनाओगे। तो इस कंपनी को मैंने बता दिया। अगर आप, हाँ, 10-15 साल इस कंपनी को या 20-25 साल भी अगर आपने इस कंपनी को होल्ड कर लिया तो आप बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। तो आप इस कंपनी को जरूर कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ कल ही और कल ही इसमें अपना पैसा लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो, जब आपको लगे कि हाँ मेरे बैंक जोन में आ गया तो आप इसको खरीदना शुरू कर दो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी किसी भी कंपनी या एसेट क्लास में बाई सेल या होल्ड करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी कंपनी या एसेट क्लास में पैसा लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही किसी कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को जरूर बढ़ाएगा। फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है या फिर आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग यात्रा को शुरू कर दीजिए। Thank you for watching. Subscribe for more videos. Please like, share and comment.